हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। संस्कृत व्याकरण में हम प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कृत्य प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, कृत्य प्रत्यय में क्षत्रिय प्रत्यय, शानच प्रत्यय, द्वित्व प्रत्यय व अन्य प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम तदित्य प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तदित्य प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्दों के साथ किया जाता है, वे तदित्य प्रत्यय कहलाते हैं। तदित्य प्रत्यय में आज हम मतुप प्रत्यय और इन ठन प्रत्यय, ठीक है ना, इन और ठन प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। तो तदस्य अस्ति अर्थात वह इसका है या वाला, ठीक है ना, अथवा अस्मिन यानी कि इसमें, इन अर्थों के में तदित्य का मतुप प्रत्यय होता है। वे शब्द जिसका हिंदी में अर्थ इसका है, वह इसका है, यह या वाला है या इसमें, इन अर्थों में तदित्य का मतुप प्रत्यय होता है। इसमें मतुप का मत शेष रह जाता है, ठीक है ना। जब भी मतुप प्रत्यय को किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो इसमें मत शेष रह जाता है, ठीक है ना, केवल मत शेष रह जाता है। उ तथा प का लोप हो जाता है, उकार तथा पकार का लोप हो जाता है, यानी कि उ तथा प हट जाते हैं, इनका लोप हो जाता है, केवल मत शेष रह जाता है। मत के स्थान पर कहीं वत भी होता है, ठीक है ना, और कहीं कहीं मत के स्थान पर वत भी लिखा होता है, ठीक है बच्चों। मतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत, ठीक है, पुल्लिंग में किस तरह चलते हैं? भगवत के रूप में। स्त्रीलिंग में ई यानी कि गिप प्रत्यय जोड़कर नदीवत यानी नदी के समान चलते हैं, नदी शब्द के समान चलते हैं। और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं, ठीक है ना, नपुंसक लिंग में जगत शब्द के समान चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो मतु प्रत्यय कहाँ होती है? जहां पर इसका है या वाला है या इसमें, ठीक है, इन अर्थों के लिए तदित्य का मतु प्रत्यय लगाया जाता है और इसमें केवल मत शेष रहता है, ठीक है, उ तथा प का लोप हो जाता है। और इसके शब्द पुल्लिंग में भगवत शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह और नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम तदित्य प्रत्यय के इन रूपों के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। अब वत का प्रयोग कहाँ होता है और मत का प्रयोग कहाँ होता है? तो वत इसका प्रयोग प्राय जकारांत अथवा अकारांत शब्दों में होता है, जैसे विद्युत प्लस मतु, ठीक है ना। अब विद्युत शब्द है और इसमें मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो उ तथा प का लोप हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? विद्युत वत, ठीक है। कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर? विद्युत वत। और इसी प्रकार मत का प्रयोग कहाँ करेंगे? वह इकारांत शब्दों के साथ किया जाएगा। मत का प्रयोग हमेशा इकारांत शब्दों में किया जाता है, जैसे कि श्री, ठीक है। तो अब श्री है, अंतिम वर्ण ई है, तो ई के साथ मतु प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? श्रीमत, ठीक है। तो जकारांत तथा अकारांत शब्दों में वत का प्रयोग किया जाएगा और इकारांत शब्दों में मत का प्रयोग किया जाएगा। मतु प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए, जैसे धन प्लस मतु, ठीक है, धन प्लस मतु है। इसमें नपुंसक लिंग में क्या शब्द बनेगा? धनवत, ठीक है, पुल्लिंग में धनवान और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? धनवती, ठीक है। उसी प्रकार गुण धातु में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? गुणवत, पुल्लिंग में गुणवान और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? गुणवती, ठीक है। तो नपुंसक लिंग में वत लग जाएगा, पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में क्या होगा? वती लग जाएगा। उसी प्रकार जैसे रूप प्लस मतु प्रत्यय लगेगी तो इसमें क्या होगा? रूपवत, रूपवान और रूपवती, ठीक है ना। नपुंसक लिंग में रूपवत बन जाएगा, पुल्लिंग में रूपवान और स्त्रीलिंग में रूपवती बन जाएगा। जैसे ज्ञान प्लस मतु प्रत्यय लगाई जाएगी, नपुंसक लिंग में क्या शब्द बनेगा? ज्ञानवत, पुल्लिंग में ज्ञानवान और स्त्रीलिंग में ज्ञानवती शब्द बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमने मतु प्रत्यय के बारे में पढ़ा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर हिंदी में अर्थ इसका है या वाला या इसमें के अर्थ में होता है, ठीक है ना, वहां पर तदित्य का मतु प्रत्यय होता है। इसमें केवल मत शेष रह जाता है, उकार तथा पकार का लोप हो जाता है और कहीं कहीं मत के स्थान पर वत भी होता है, ठीक है ना। मत कहाँ लगाया जाता है? जहां पर मत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर इकारांत शब्द
होते हैं। तो इकारांत शब्दों के साथ मत का प्रयोग किया जाता है और जकारांत तथा अकारांत शब्दों के साथ वत का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इन ठन प्रत्यय यानी कि इन और ठन प्रत्यय, तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वह इसका है अथवा इसमें। इस अर्थ में अकारांत प्रतिपादिक यानी कि संज्ञा शब्दों से इन ठन प्रत्यय होते हैं। ठीक है ना, जहां पर संज्ञा शब्द होते हैं वहां पर इन और ठन प्रत्यय होते हैं। इन्हीं के प्रयोग में इन्हीं प्रत्यय का इन शेष रह जाता है। ठीक है ना, इसमें इन्हीं प्रत्यय लगाई जाती है और इन्हीं में से जो ये ई है, ठीक है ना, ई का लोप हो जाता है, बीच में से ई का लोप हो जाता है और केवल इन शेष रह जाता है और वह प्रथमा विभक्ति के अर्थ में सुप्रत्यय, ठीक है, सुप्रत्यय ई के रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्रथमा विभक्ति में सु के अर्थ में वह सुप्रत्यय ई में परिवर्तित हो जाता है, जैसे दंडम। ठीक है, अब दंडम है तो दंड प्लस इन क्या बनेगा? दंडिन। ठीक है, दंड प्लस इन दंडिन। तो प्रथमा विभक्ति में सु प्रत्यय लगने पर यह दंडिन जो है ये दंडिन प्लस सु, तो यह दंडिन के साथ सु प्रत्यय लग जाएगा और सु जो है वह ई में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, सु के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। तो यह सु जो है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे यह क्या शब्द बनेगा? दंडी। ठीक है, दंडी का यह रूप बना। ठन का प्रयोग करने में ठन प्रत्यय का ठ शेष रह जाता है। ठीक है, और ठन प्रत्यय जो होती है वहां पर न का लोप हो जाता है, केवल ठ शेष रह जाता है और ठ के स्थान पर इक आदेश यानी कि ठस्यक सूत्र से होता है। ठीक है ना, और ठ के स्थान पर क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सु के स्थान पर ई हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर ठ के स्थान पर क्या होगा? इक हो जाएगा। जैसे प्रथमा विभक्ति का शब्द है दंडम। ठीक है, दंडम है तो यहाँ पर दंड, इसमें ठन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? केवल ठ शेष रह जाएगा। ठीक है ना, न को लोप हो जाएगा और ठ के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंड प्लस इक हो जाएगा। ठीक है, दंड प्लस इक हो जाएगा, ठ के स्थान पर इक लगाया जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? दंडी कह। ठीक है, दंडी कह। अब यहाँ पर इन तथा ठन प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जैसे शब्द है धन, ठीक है, और प्रत्यय क्या है? इनी प्रत्यय लगेगी, तो इनी का ई जो है यह न के ऊपर जो ई की मात्रा है इसका लोप हो जाएगा, केवल इन बचेगा और इससे शब्द क्या बनेगा? धनिन। ठीक है, शब्द बनेगा धनिन और पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? धनी। ठीक है ना, क्योंकि धनिन शब्द बना है और इसके पीछे सु प्रत्यय लगेगी और सु किस में बदल जाएगा? सु ई में बदल जाएगा, तो यहाँ क्या शब्द बनेगा? धनी। उसी प्रकार क्रोध और इन, ठीक है, क्रोध प्लस इन तो क्या शब्द बना? क्रोधिन और पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? क्रोधी। ठीक है, पुल्लिंग शब्द क्रोधी बन जाएगा। फिर इसके बाद बल प्लस इन तो शब्द क्या है? बलिन और इसका पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? बली। फिर गुण प्लस इन गुणीन और इसका भी पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? गुणी। ठीक है, तो सब में पीछे न हट जाएगा और छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई लग जाएगा। फिर इसके बाद है सुख प्लस इन, ठीक है ना, सुख में इन प्रत्यय लगेगी तो शब्द बनेगा सुखिन और पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? सुखी। ठीक है, उसी प्रकार ठन प्रत्यय के भी कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए, जैसे दंड प्लस ठन तो ठन जो है इसका न जो है इसका लोप हो जाएगा, केवल ठ बचेगा और ठ किस में बदल जाएगा? इक में बदल जाएगा, तो इससे शब्द क्या बनेगा? दंडी। ठीक है, और पुल्लिंग रूप क्या बनेगा इसका? दंडी कह। ठीक है, इसका पुल्लिंग रूप क्या बनेगा? दंडी कह। उसी प्रकार धन में अगर ठन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या जुड़ेगा? इक जुड़ जाएगा। ठीक है, और शब्द क्या बनेगा? धनिक और पुल्लिंग शब्द क्या होगा? धनिक कह। फिर इसके बाद जैसे तीसरा उदाहरण है हिरण्य। हिरण्य में ठन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? हिरण्यक और पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? हिरण्यकः। फिर वर्ण, वर्ण में ठन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? इक। ठीक है, ठ लगाएंगे तो इसकी जगह स्थान पर इक लगाया जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? वर्णिक और पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? वर्णिकः। ठीक है ना, जितने भी पुल्लिंग शब्द है उनमें विसर्ग लग जाएगा। फिर योग प्लस इक क्या बनेगा? यौगिक और इसका पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? यौगिकः। ठीक है, तो बच्चों इन प्रत्यय का प्रयोग करने पर
दंडीन शब्द है, प्रथमा विभक्ति का शब्द बनेगा, उसमें सु प्रत्यय लगाया जाएगा और सु प्रत्यय जो है वह ई में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा? दंडी। उसी प्रकार ठन, ठन प्रत्यय में न का लोप हो जाएगा, केवल ठ बचेगा और ठ के स्थान पर क्या लगाया जाएगा? इक लगाया जाएगा। ठीक है, तो इससे पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? इक लगाने पर दंड, जैसे कि दंड, दंड में इक प्रत्यय लगाया तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? दंडी कह। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने तदित प्रत्यय में पढ़ा, मृत्यु प्रत्यय व इन ठन प्रत्ययों के बारे में पढ़ा, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनके उदाहरणों को याद कीजिए। ठीक है।